नमस्कार, आप सभी का बहुत आदर से स्वागत है कौटिल्य एकेडमी स्टूडियो मुख्यालय से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिनांक 1 जुलाई से जारी है कौटिल्य महोत्सव। जी हाँ, 17 सफल वर्ष पूरे करने के बाद 18वें वर्ष में प्रवेश करती हुई कौटिल्य एकेडमी आप सभी का अभिवादन करती है। और आप सभी देख रहे हैं लगातार 1 तारीख से कौटिल्य महोत्सव, जो 7 दिवसीय महोत्सव है, वो लगातार जारी है स्टूडियो से ऑनलाइन के स्वरूप में। चूँकि कौटिल्य महोत्सव स्थापना दिवस समारोह हर साल हजारों छात्रों की उपस्थिति में हम लोग मनाते आए हैं, विभिन्न सेलिब्रिटीज़ के साथ में। लेकिन इस वक्त, इस वर्ष पेंडेमिक को देखते हुए स्टूडियो से ऑनलाइन हम आपसे लगातार जुड़े हैं। पहले दिन मैंने आपको बताया था कि हमारी निदेशक परंपरा आपसे रूबरू होगी, जिसमें श्रद्धेय श्रीधांत जोशी सर, श्रद्धेय मनमोहन जोशी सर और श्री सुनील तिवारी सर आपसे बातें कर चुके हैं स्टूडियो से। एक बहुत बड़ी शख्सियत को आप मिस कर रहे थे लगातार, जो छात्र हमारे समूह है बहुत बड़ा, जिनके बारे में मैंने वादा भी किया था कि हमारे निदेशक महोदय आपसे बहुत जल्दी रूबरू होंगे। पारिवारिक कारणों से वो बाहर थे, लेकिन वे आ चुके हैं स्टूडियो में। परिचय उनका देने के लिए मेरे शब्द बहुत छोटे हैं, चूँकि एक शिक्षक के रूप में सबसे पहले वे छात्रों के बीच में बहुत अतिशयोक्ति न कहूँ मैं तो पूजे भी जाते हैं। इतना अपार स्नेह उन्हें छात्रों का प्राप्त है। और एक लार्जर देन लाइफ जो एक कैरेक्टर होता है, एक शिक्षक से बाहर निकल कर भी एक समग्र स्वरूप में कौटिल्य एकेडमी के निदेशक के रूप में उन्होंने ये लगातार इतना लंबा स्वर्णिम सफ़र तय किया है। तो आइए, आप सभी का जो इंतज़ार था उसे पूरा करते हैं और बड़े ही आदर से आप सबके बहुत ही प्रिय आदरणीय आशिंद्र मिश्रा सर का स्वागत करते हैं कौटिल्य एकेडमी स्टूडियो में। सर, प्रणाम करता हूँ आपको। हम लोग आपका बड़ा इंतज़ार कर रहे थे। रोक रहा हूँ। और आज सभी छात्रों का, आपके पालकों का और अपार छात्र समूह जो कौटिल्य एकेडमी के बाहर का भी एक वर्ग है जो मिश्रा सर को सुनना चाहता है, उनका इंतज़ार सर आज पूरा हुआ है आपके आने से। और ये महोत्सव भी एक संपूर्णता की ओर आया है। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई 18वां स्थापना दिवस है। और पहले तो सोचा नहीं था कि ये स्थापना दिवस इस रूप में मनाया जाएगा, लेकिन कहते हैं कि समय होता है जो सब कुछ करवाता है। बिल्कुल सर। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है कि ऑनलाइन यहाँ पर बच्चों से जुड़ पा रहे हैं और ऑनलाइन के रूप में भी एक अच्छे तरीके से एक महोत्सव के रूप में, या कह सकते हैं कौटिल्य स्थापना दिवस के रूप में मना भी पा रहे हैं जी। तो ठीक है, बच्चों को मिस कर रहे हैं थोड़ा सा हम लोग भी, और वो उत्साह और वो जो परंपरा थी भले ही थोड़ा सा मिस हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन से भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस महोत्सव को मना रहे हैं बच्चों के साथ में। तो शायद बच्चे भी खुश होंगे और जो हमारा स्टाफ है वो भी खुश है, और हम लोग भी यहाँ पर बच्चों से ऑनलाइन रूबरू हो पा रहे हैं। ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर। और चूंकि इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का मामला भी बहुत है, हाँ, तो इस वर्ष हमने ये तय किया है कि ऑनलाइन ही सभी से बातें की जाएं। और मेरे ख्याल में सर, जो एक लाइव माध्यम से बहुत हज़ार छात्र जुड़ पाते हैं, लेकिन आज ये नेट के माध्यम से लाखों लोगों तक ये संभावना है कि आपका वक्तव्य पहुँचे आज। बिल्कुल। तो आज सर शुरुआत, चूँकि आप हमेशा सवालों के जवाब देना बहुत पसंद करते हैं, तो पूर्व से ही कुछ छात्रों के और उनके पालकों के और आपके चाहने वालों के बहुत सारे सवाल यहाँ पर हैं। तो सर, शुरुआत तो यहाँ से करते हैं कि एक बहुत छोटा सा पौधा जब रोपा गया था, वो 17 वर्षों का आज एक युवा वट वृक्ष बन रहा है। तो इस पौधारोपण से लेकर इस वट वृक्ष के फैल जाने तक की 40 से अधिक शाखाओं के देश भर में फैल जाने की सफलता और कहानी क्या है सर? कैसा लगता है आपको ये पूरा अनुभव? एक्चुअल ये अनुभव बड़ा सुखद है जी। लेकिन जब यहाँ पर कार्य करते हैं जी, तो कार्य करते हुए कई बार ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पर थोड़ा सा निराशा भी होती है, लेकिन उस निराशा के साथ ही यहाँ पर दुगने उत्साह के साथ जब काम करते हैं, तो आज हम जब पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो लगता है कि नहीं, हमने कुछ किया है जी। कुछ बच्चों को उनके मुकाम तक पहुँचाने में हमने अपनी भूमिका निभाई है। जी सर। और शायद ईमानदारी से भूमिका निभाई है, जिसके कारण कुछ बच्चे या कुछ अधिकारी देश में, मध्य प्रदेश में, समाज के बीच में रहकर ऐसे काम कर रहे हैं जो कि नो डाउट यहाँ पर समाज के लिए, देश के लिए बहुत आवश्यक भी थे। चाहे वो बहुत जल्दी डिसीजन दे रहे हों, चाहे यहाँ पर पुलिस अधिकारी बनकर
बहुत अच्छे से जनता के बीच में जागरूकता का कार्य कर रहे हों। बहुत सारे एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोरोना के टाइम पीरियड में अपनी भूमिका निभाते हुए यहाँ पर उनको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अवार्ड दिए जा रहे हों। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अंदर से खुशी होती है कि नहीं, शायद हमने भी यहाँ पर उन बच्चों के माध्यम से अपनी देश सेवा में, समाज सेवा में अपनी भूमिका निभाई है। वाह सर, तो ये संतुष्टि कहीं ज़्यादा बड़ी है। बिल्कुल, एक देश सेवा में भी हमारा एक समर्पित सिपाही कहीं ना कहीं खड़ा हुआ। हाँ। तो ये सफलता सर, हमें जो इंडस्ट्रीज नंबर 1 अवार्ड मिला, ये इतने सारे अवार्ड्स जो हमें कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री हम लोग हैं आज, उससे कहीं बड़ा आप इसे भी मानते हैं कि एक छात्र जो एक सक्षम सिपाही बनकर खड़ा है देश का, वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो अवार्ड पीछे आप बता रहे हैं जी, नो डाउट अवार्ड कार्यों के बाद मिलता है जी, लेकिन वहीं पर अवार्ड मिलने के बाद में हमारी जो कर्तव्य निष्ठा होती है वो दुगनी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, क्योंकि हर बच्चे का, हर पेरेंट्स की एक सोच हो जाती है कि अगर हमें इस अवार्ड से नवाजा गया है जी, तो निश्चित है कि हमें उनके लिए और ज़्यादा अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी उतने अच्छे से और करना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना, शिखर पे पहुंचना तो आसान है, बने रहना कठिन है। बिल्कुल जी। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं कि हार्ड वर्क है। बिल्कुल सर, और ये आपका बड़प्पन है कि आप प्रत्येक अवार्ड के साथ आती हुई जिम्मेदारी को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, और यही कौटिल्य एकेडमी की जो देश के नंबर 1 संस्थान के रूप में विभूषित किया गया है कौटिल्य एकेडमी को, शायद यही परिपाटी जो निदेशक परंपरा की है वही देश का नंबर 1 संस्थान कौटिल्य एकेडमी को बनाती है। सर, कुछ छात्रों की ओर आते हैं। मेरा पहला सवाल एक बहुत छोटे से स्तर से है कि अभी हम लोगों ने ही, यानी कौटिल्य एकेडमी ने ही बहुत छोटी उम्र से पौधों को पल्लवित करना शुरू कर दिया। हाँ। यानी जहाँ से बच्चा अपने जीवन का डिसीजन लेता है, कक्षा 10वीं, वहीं से हमने उसमें एक प्रशासनिक अधिकारी का सपना जगाने की निर्णय लिया है। बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कुछ बच्चे तो 10वीं के बाद बड़े दिशा भ्रमित होते हैं, वो पेरेंट्स के प्रभाव में ही सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं, या फिर उनको मालूम ही नहीं होता कि करियर क्या चुनना है। हाँ। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में 10वीं का एक बच्चा वो क्या सोच बनाए, क्योंकि उसे IAS का ग्लैमर तो मालूम होगा शायद, लेकिन उसकी दिशा क्या हो सर, यहाँ से आप कैसे उसे निर्देशित करेंगे? देखिए क्या है विनीत भाई, कि बच्चा जब 9वीं 10वीं 8वीं में रहता है तो उसके मन में हमेशा एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का एक ग्लैमर रहता है जी। चाहे उसमें हम देखें कि फिल्मों के माध्यम से उसमें वो आए, या समाज में जब कोई अधिकारी आता है तो उनको देखकर उनके मन में आए जी, या फिर स्कूल में जब कोई फंक्शन मनाया जाता है तो अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है, उनको देखकर उनके मन में आए। तो ये हमेशा उनके मन में रहता है। आप किसी भी छोटे से बच्चे से कहीं पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हो, तो हमेशा बोलेगा एक अधिकारी बनना है, एक कलेक्टर बनना है, एक डिप्टी कलेक्टर बनना है, तहसीलदार बनना है। ये एक जुमले के रूप में भी बोला जाता है। कई बार सुना भी होगा आपने कि कुछ आपने काम कहा और नहीं किया तो कहते हैं कहीं के कलेक्टर हो क्या। तो बच्चों के मन में हमेशा एक अधिकारी को लेकर एक कह सकते हैं कि एक चाव तो रहा है, और हमेशा उनके मन में रहता है कि नहीं, मुझे ये अधिकारी बन के कार्य तो करना है। जी बिल्कुल। 10वीं के बाद कई बार बच्चा भ्रमित इसलिए भी हो जाता है कि एक भेड़ चाल में चालू हो जाते हैं कि यहाँ पर एक इंजीनियर IIT करना है या डॉक्टर बनना है। ये नहीं कहते कि डॉक्टर और इंजीनियर एक प्रोफेशन अच्छा नहीं है जी, लेकिन वो भी प्रोफेशन अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे के मन में जो 10वीं तक एक अधिकारी बनने का चाव रहता है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को उनका जो लक्ष्य है जी, उनके लक्ष्य तक पहुंचने में उनकी सहायता करें, ना कि एक भेड़ चाल की तरह कि यहाँ पर पड़ोसी के बच्चे ने ये काम किया तो हमें भी उसी तरफ करना चाहिए जी। किसी ने ये काम किया तो हम एग्जाम्पल देते हैं कि उसने ये किया इसलिए हमें ये करना चाहिए जी। तो ज़्यादा अच्छा है कि बच्चे के मन में अगर एक भाव है कि मुझे प्रोफेशन किस रूप में अपनाने हैं, उस प्रोफेशन को थोड़ा सा आप सम्मान दें, बच्चे को उस ओर जाने में उसकी सहायता करें। और ये पड़ाव सबसे अच्छा होता है 10वीं का जी। 10वीं के बाद से बच्चे को सब्जेक्ट चूज करना होता है जी। और सब्जेक्ट चूज करने के साथ ही उसके मन में एक भाव आता है कि मुझे किस फील्ड को चूज करना है और किस फील्ड में जाना है। तो 10वीं के बाद अगर बच्चा अपने कैरियर को डिसाइड करता है तो ऐसी स्थिति में वो 5 साल या हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन तक वो पूर्ण रूप से परिपक्व होता है अपने जॉब को करने के लिए।
जी। क्योंकि एक जनरल बात होती है कि जो स्टूडेंट होता है, अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन करके चूज करता है जी। तो उसको थोड़ा टाइम लगता है कि वाकई में जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो 5 साल लगातार अपने प्रोफेशन को जीता है कि मुझे कलेक्टर ही बनना है और उसको बनने के लिए मुझे ये तैयारी करना है, उसकी सोच रखना है, तो निश्चित है कि अपने कैरियर के लिए बड़ा सजग है। और जो अपने कैरियर के लिए इतने सजग होगा तो निश्चित है अपने कर्तव्यों के लिए कितना सजग नहीं होगा। इसमें समय भी बढ़ जाता है सर उसकी तैयारी का? समय बढ़ जाता है और ये कहें कि वो उस समय का सदुपयोग कर पाता है कि जहां दिशा भ्रमित होते हुए वो ये चूज नहीं कर पाता कि मुझे करना क्या है। जी जी। क्योंकि जैसे ही 10वीं करता है, 10वीं के बाद उसे एक नया कैरियर दिखता है जी। जैसे 12th कंप्लीट करता है तो फिर समाज में कुछ और लोग नए मिलते हैं, कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं, तो फिर वो नया कैरियर डिसाइड करता है। जी। उसके बाद ग्रेजुएशन होता है तो फिर कोई नया कैरियर की तरफ डिसाइड करता है वो। जी। तो ऐसी स्थिति में वो दिशा भ्रमित होता है, तो समय का सदुपयोग नहीं होता। तो ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर 10वीं के बाद से ये बच्चा अपने दिशा को यहाँ पर डिसाइड कर ले, अपने कैरियर को डिसाइड कर ले, तो निश्चित है समय का वो सदुपयोग करता है। हम ये नहीं कहेंगे कि समय ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उस समय का सदुपयोग करता है और ग्रेजुएशन करने के साथ ही वो अपने कैरियर को भी स्थापित कर चुका होता है। सर यहाँ मेरा एक सवाल है कि अधिकांश जो बच्चे 10वीं क्लास तक आ जाते हैं वो पेरेंटेज के साए में पले हुए बच्चे होते हैं। हाँ। अधिकांश हमें देखा गया है कि भारतीय समाज में अधिकतर की पारिवारिक परंपरा भी बहुत काम करती है। बिल्कुल। जैसे फला रिश्तेदार के बेटे ने साइंस ऑप्ट कर लिया है तो साइंस लेना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि साइंस ले लिया मतलब एक ग्रेड बढ़ गई है। अभी हमारी जो ये परिपाटी है जो प्रशासनिक सेवा की, इसके अंतर्गत ह्यूमैनिटीज़ एक जो आर्ट्स जिसे कहा जाता था पहले, आजकल उसको ह्यूमैनिटीज़ कहा जाने लगा है, तो एक वो सब्जेक्ट है। दृष्टिकोण जो होता है सर समाज का, कहीं बच्चे की मानसिकता पर प्रभाव डालेगा कि यदि वो आर्ट्स ऑप्ट करता है? तो मेरा सवाल ये है कि 10वीं के बाद ये जो अनजान बच्चा आपको सुन रहा है सामने 10वीं का, ये साइंस स्ट्रीम में जाए रिश्तेदारी को देख के, या फिर अपनी प्रशासनिक सेवा की लंबी तैयारी के लिए 5 सालों का समय ह्यूमैनिटीज़ के साथ बिताए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअल क्या है, हमारा जिस प्रकार से समाज चलता चला जा रहा है ये दिखावे की ओर ज़्यादा जाता है जी। अगर हम इस दिखावे से थोड़ा सा दूर हटें और ये सोचें कि हमें किस कैरियर को एडॉप्ट करना है जी, तो निश्चित है कि हम उस प्रकार से के सब्जेक्टों को भी यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और उसी विंग में हम जाने की कोशिश करेंगे जी। तो पहली बात तो हम यही कहेंगे कि हम दिखावे में ना जाएं जी। हम सबसे पहले ये देखें कि अगर हमें मान लीजिए कलेक्टर बनना है, IAS बनना है या इंजीनियर बनना है, तो हमें उस सब्जेक्ट को चूज़ करना है जी। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि ह्यूमैनिटी जो सब्जेक्ट है, आर्ट्स ग्रुप के जो सब्जेक्ट है, साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट हैं, इसमें थोड़ा सा बच्चों को ये करना चाहिए कि पहली बात तो बच्चे को सब्जेक्ट वो लेना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो जी। अब हम यदि आपको सामने बोल देते हैं कि सामने बच्चा बैठा है और हम कहते हैं कि बेटा मैथ्स सब्जेक्ट को चूज़ करो आप जी, बेहतर। अब उसे इंटीग्रेशन आता ही नहीं है, उसे तो बचपन से 0.10 मल्टीप्लाई 0.10 करने में दिक्कत होती है। हम कहते हैं कि बेटा साइंस पढ़ोगे तो ही कलेक्टर बनोगे, ये गलत बात है जी। तो ऐसी स्थिति में पहली बात तो ये है कि बच्चे को उस सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए जिसमें उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उस सब्जेक्ट के साथ भी उसके लिए बहुत सारे कह सकते हैं विंग्स खुली भी हुई हैं जी। किसी भी क्षेत्र में कैरियर बना सकता है वो जी। लेकिन एक जनरल बात है कि अगर 10th के बाद वो साइंस ग्रुप लेता है जी, तो साइंस ग्रुप होने के साथ उसका जो माइंड होता है वो डेवलप होता है जी। क्योंकि उसमें लॉजिक होते हैं साइंस में। तो लॉजिक के आधार पर उस सब्जेक्ट को जब पढ़ता है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए बेनिफिट मिलता है जी। तो जनरली 11th 12th उसको साइंस से करना चाहिए अगर इस फील्ड में आना चाहता है वो जी। और उसके बाद आर्ट्स ग्रुप के साथ उसे काम करना चाहिए क्योंकि हम अगर देखें तो PSC या UPSC हो तो PSC में और UPSC में साइंस के भी क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली 10th कहते तो हम कि सामान्य अध्ययन 10th के बाद के सब्जेक्ट, लेकिन 10th से भी थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जी। तो साइंस के क्वेश्चन कवर होंगे उसके। और दूसरा ये है कि 12th के बाद आर्ट्स ग्रुप लेता है तो आर्ट्स ग्रुप के सब्जेक्ट उससे कवर होते हैं जिसमें हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में कवर होते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं ग्रेजुएशन तक आते आते वो बच्चा लगभग हम देखें तो 60 से 70% अगर अच्छे से पढ़ता है तो उसका कोर्स कवर होता है तैयारी के लिए UPSC और PSC बाकी सब्जेक्ट, या कह सकते हैं कि जो भी इस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहता है जनरल स्टडीज़ के हिसाब से उसके टॉपिक कवर होते हैं जी। तो
अगर इस रूप में हम देखें तो निश्चित है बच्चे को 10th के बाद 2 साल साइंस और 3 साल आर्ट्स ग्रुप लेना चाहिए। लेकिन अगर उसके साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे कि साइंस ही लेना चाहिए। जी जी। वो चाहे तो अपने कॉमर्स या आर्ट्स ग्रुप को लेते हुए वो कवर कर सकता है। जी। तो इस रूप में अगर वो बांटता है टॉपिक तो बहुत अच्छी बात है। तो ये 5 साल उसकी तैयारी। बिल्कुल। इनके एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में काफ़ी सवाल आते हैं सर, जो बच्चे नए हैं, जो पेरेंट्स नए हैं, कि क्या आधार होते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या होते हैं पीएससी एग्ज़ाम्स के? एक्चुअल हम जिस फील्ड की बात कर रहे हैं, एक प्रशासनिक सेवा की बात कर रहे हैं जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक अधिकारी के रूप में हर व्यक्ति की। जैसे ही व्यक्ति उस पद पर बैठता है जी, उसके कलम के नीचे हजारों लोगों का जीवन होता है। बिल्कुल ठीक है सर। उसकी कलम से एक शब्द भी अगर ऐसा लिखता है जो बिना लॉजिकल होता है, बिना कह सकते हैं कि जिम्मेदारी के लिखता है, तो हज़ार लोगों की ज़िंदगियां दांव पे लग जाती हैं। बिल्कुल ठीक। तो ऐसे व्यक्ति को चूज़ करने के लिए सरकार ने 3 स्टेप में एग्ज़ाम रखी है जी। प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री जिसमें जनरली हर ग्रेजुएट बच्चा फॉर्म भर सकता है। ओके। और जब फॉर्म भरता है तो उसको जनरली पहले जो पैटर्न होता है या फर्स्ट स्टेप जो होती है उसमें हम ये चेक करते हैं कि बच्चे का जो माइंड है वो कितना डेवलप है। जी। मतलब कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 क्वेश्चन में को पढ़कर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन देने के पश्चात यहाँ पर आपको एक ऑप्शन गोले के रूप में भरना है। जी। तो ये देखना है उसमें कि आप कितने एक्टिव हो। ये वैकल्पिक प्रश्न होता है, तो आप कितने एक्टिव हो, आप कितना जागरूक हो, क्या पढ़ा हुआ है आपने, क्या नहीं पढ़ा है, क्या सारी चीज़ें। तो ये ऑब्जेक्टिव रूप में हमने आपको चेक कर लिया जी। तो जनरली पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरा स्टेप होता है कि अगर आपके पास में जानकारी है, क्योंकि जानकारी होना एक अलग बात है, उसको इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात होती है। ठीक है। तो एक जानकारी है, लेकिन जानकारी होने के बाद में आप उसके बारे में सोचते क्या हो। तो दूसरा स्टेप होता है हमारा कि जानकारी आपने यदि कलेक्ट कर ली तो कलेक्ट करने के बाद में अब आप उसकी थॉट प्रोसेस क्या है आपकी जी। क्या सोचते हो उसके बारे में कि अगर आज हमारे मोदी जी आज सैनिकों से मिलने गए जी। तो एक हो ठीक है, फालतू का काम है, चले गए मिलने के लिए, बस वो मोटिवेट करके आ गए। लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद में सैनिकों के बीच में उनका क्या मोटिवेशन रहा है, सैनिकों ने उनके बारे में क्या सोचा कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे बीच में खड़ा हुआ है। जी जी। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ में आप उनके बारे में क्या सोच सकते हो, अपनी अपनी विचारधारा बिल्कुल। तो आपके पास में जानकारी है कि भाई मोदी जी वहाँ गए, लेकिन मोदी जी ने वहाँ जाने के पश्चात क्या बोला, उसके बारे में आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, आप क्या सोचते हो, ये आपको लिखने का कार्य करता है। तो ये होता है थॉट प्रोसेस, जो कि कहते हैं मेंस। ओके। तो जो छात्र यहाँ पर सुन रहे हैं, जैसा सर बता रहे हैं, बहुत 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 महत्वपूर्ण जानकारी, इसे बहुत जल्दी अपने YouTube, Instagram, Facebook जहाँ पे भी आप देख रहे हैं शेयर कीजिए, ताकि आपसे जुड़े हुए और लोग भी जान सकें। क्योंकि ऐसी जानकारियाँ जैसी आदरणीय आशीन्द्र मिश्रा सर आज कौटिल्य स्टूडियो से आपको दे रहे हैं, ये बहुत कम, ये बहुत थॉटफुल काउंसलिंग हो रही है आपकी एक्चुअली। तो ये प्री और मेंस तक सर ने भी बताया है कि पहली आपकी स्टेप होती है प्री, जिसमें आपको वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको गोले फिलअप करना होते हैं, वो एग्जाम होती है। उसके बाद आपकी ज्ञान की परीक्षा, यानी आपकी लेखन की, आपके सोचने की क्षमता की परीक्षा, दैट इज मेंस सर। बिल्कुल जी सर। अब आपने सोचा जी, आपने सोच के लिखा भी जी। अब तीसरा जो स्टेप होता है वो साक्षात्कार, जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू अगर हम देखें तो इनर व्यू, जी, आपका स्वयं का आत्मविश्लेषण। बहुत अच्छी परिभाषा दी सर। तो आपका इंटरव्यू मतलब ये कि आपके सामने 4 लोग बैठे हुए हैं और 4 लोगों ने क्वेश्चन पूछा जी। तो क्वेश्चन पूछने के बाद में आपका स्वयं का आत्मविश्लेषण क्या कहता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए जी। ठीक, क्योंकि एक जनरली होती है कि हमने एक चीज़ को पढ़ के सोच के अपने थॉट प्रोसेस रखा, लेकिन थॉट प्रोसेस रखने के बाद में आप एट ए टाइम पर आप कहीं पर आप खड़े हैं, कहीं दंगा हो रहा है, कहीं बलवा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ भी चीज़ें हैं, तो एट ए टाइम पर आपके डिसीजन क्या होने चाहिए जी जी। तो निर्णय क्षमता आपकी क्या होनी चाहिए जी। ये आपके साक्षात्कार में दिखाई देता है। जी जी। तो आपके साक्षात्कार में सबसे बड़ी बात यही चेक की जाती है कि जरूरी नहीं कि आपने जो पढ़ा है वही आपसे पूछा जाए। जी जी। आपके आत्मविश्लेषण इतने लंबे समय का आपका जो ज्ञान है, आपकी जो सोच है, उस सोच के आधार पर आपको परिस्थिति में रहते हुए किस प्रकार के निर्णय करना चाहिए,
ये आपको साक्षात्कार में वो लोग चेक करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी के रूप बिल्कुल, में हाँ। आप क्या निर्णय लेंगे? बिल्कुल, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी एक ह्यूमन भी है। जी जी बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारी एक ह्यूमन से हटकर दूसरे स्टेप में अधिकारी भी बनता है वो। जी, बेहतर। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए, जी आपका एक धर्म बनता है कि बीमार पड़ा हुआ है, अब उसको दिखाने जाना है। जी दूसरा ये है कि अभी आपके पास में ऑर्डर आया कि वहाँ पर बलवा हो चुका है, अब आपको वहाँ जाना है। जी 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 ठीक, एक अधिकारी के रूप में अब आपकी सोच क्या है कि आप घर में आपके भाई बीमार हुआ है, आप उसको लेकर हॉस्पिटल जाएं, जी कि बलवा है वहाँ पर उस बलवा को ठीक करने के लिए जाएं। हम्म। तो एट ए टाइम पे आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, वाह। ये है आपका इंटरव्यू। सर ये इंटरव्यू लेने वाली बोर्ड में कौन लोग होते हैं और ये जनरली पदों पर होते हैं क्या? वो लोक सेवा आयोग के मेंबर होते हैं। जी दूसरे इस फील्ड के जो प्रशासनिक कह सकते सीनियर मोस्ट सीनियर अधिकारी वर्ग होते हैं, वो भी आते हैं। कुछ अलग से गवर्नमेंट कुछ ऐसे लोगों को बुलाती है जो नो डाउट हाई प्रोफाइल के रूप में सामने आते हैं। ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो समाज में प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ काम भी किया हुआ है। तो ऐसे लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो ये तो बड़े परिपक्व लोग होते होंगे। बिल्कुल। इनके सामने इंटरव्यू देना या इनके सवालों के जवाब देने के लिए एक बहुत तैयार व्यक्ति ही जो है वही शायद संभव है कि अधिकारी बन पाए इनके। बिल्कुल, तो वही चीज़ है कि जैसे आपका प्रश्न था कि किस स्टेप में होती है, तो वही था कि 3 स्टेप में एग्ज़ाम होती है। और 3 स्टेप लेने के पीछे रीज़न क्या है जी, क्योंकि हमने बताया कि आपके कलम से निकला हुआ हर एक वाक्य हजारों लोगों की ज़िंदगी बना सकता है, हजारों लोगों की ज़िंदगी बिगाड़ सकता है। बिल्कुल ठीक तो है। इसीलिए सरकार ने 3 स्टेप में एग्ज़ाम को रखा है। जी, ये प्री मेंस एंड और इंटरव्यू। इंटरव्यू। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी आदरणीय मिश्रा सर से प्राप्त हुई है। एग्जाम के पैटर्न्स क्या होते हैं, प्री मेंस देन इंटरव्यूज, और ये आपको पूरा समय जो उसमें 10वीं के बाद बिताना है उसकी जानकारी भी सर ने दी। सर एक ऐसा लगता है कि आपने जो पैटर्न अभी बताया इसको सुनकर लगता है कि एक सामान्य छात्र जब इसे सुनेगा तो ये पैटर्न तो बड़ा कठिन होता होगा। तो क्या इस विषय पे आपका दृष्टिकोण क्या है कि मतलब एक जो क्षणिक सी घबराहट या भय भी पैदा हो जाता है इसको सुन के कि इतना इंटरव्यू देना, एग्जाम्स देना? देखिए, नो डाउट कि पैटर्न को सुनकर ऐसा लगता है कि बड़ा कठिन है, प्री निकालना, फिर मेंस निकालना, फिर इंटरव्यू जाना। लेकिन आप ये खुद सोचिए कि जब हमने बताया कि आपके कलम के नीचे हजारों लोगों की ज़िंदगी है जी, और उस ज़िंदगी का जो निर्णय है वो आपके हाथ में है जी, तो उनसे बढ़कर तो कोई काम कठिन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कि आपको एक कलम चलाना है और एक कलम के चलाने के बाद क्या होना है। जी। तो हमें लगता है कि इससे ज़्यादा सरल तो पैटर्न है कि गोले भर के आ जाना है, हमें अपने थॉट प्रोसेस लिखना है जी, क्योंकि उसके लिखने के बाद में उसका जो इफेक्ट है वो आप ही के ऊपर पड़ने वाला है सिर्फ। बिल्कुल। तो और लास्ट का इंटरव्यू, लेकिन फिर भी एक जो मन में बात उठती है कि बहुत टफ है, लेकिन बहुत टफ नहीं है जी, क्योंकि रीज़न ये है कि जनरली जो आपका सिलेबस है वो डिसाइडेड है। जी। सर आपने ये जो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पूरा वर्णन दिया है, इसको सुनकर एक एज एन इंटरव्यूअर मेरे मन में भी या किसी भी नए छात्र के मन में भी एक भय सा उत्पन्न हो जाता है कि ये तो बड़ा कठिन पैटर्न है। तो इस भय से निजात क्या है सर? ये कठिन है या आप इसे क्या मानते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि नो डाउट अगर इतना अहम पद आपको दिया जा रहा है जी, तो निश्चित है कि उसका पैटर्न इतना इजी तो बनाएंगे नहीं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में पैटर्न नो डाउट 3 स्टेप में है जी, लेकिन वो चीज़ कठिन तब तक रहती है जब तक कि सही मार्गदर्शन ना मिले। बिल्कुल ठीक। अगर आपको जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अभी आपको बोल दिया जाए कि आपको वाशिंगटन जाना है, जी, आपके मन में एक उथल पुथल रहेगी कि वाशिंगटन जाना है, उसके एड्रेस पे जाना है, कैसे पहुँचूँगा, कैसे क्या होगा, एयरपोर्ट पे उतरूँगा तो क्या क्या जांच होगी, कितना उथल पुथल रहती है। लेकिन अगर यहाँ से आपको व्यक्ति सही रूप से मार्गदर्शित कर दे जी, कि आपको यहाँ जाना है, वहाँ पर उतरना है, वहाँ से पूछना है, ये सारी जानकारी दे दे, तो आपके जो थोड़ा सा जो डर है जी, वो आधा तो वहीं ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो एक मार्गदर्शन यदि सही रूप से मिल जाए आपके एग्ज़ाम को लेकर तो निश्चित है कि वो जो आपके मन में इतना भय है उस पैटर्न को लेकर वो आधा ख़त्म हो जाता है। जी, दूसरी बात ये होती है कि जो सब्जेक्ट बताए गए हैं पढ़ने के लिए, जी, तो नो डाउट आपको लगता है कि इतिहास लिख दिया, इतिहास में इतना सारा पढ़ना है, संविधान में इतना सारा टॉपिक दिया गया और इतना सारा टॉपिक पढ़ना है, तो ऐसा नहीं होता है।
तो यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए जितना महत्वपूर्ण होता है कि हमें क्या पढ़ना है, जी, उतना ही महत्वपूर्ण होता है हमें क्या छोड़ना है। वाह, ये बड़ी बात है। तो अगर आपको ये पता है कि हमें क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, जी, तो निश्चित है कि जो बचा हुआ 50% था उसमें 25% वो खत्म हो गया। जी, बचा 25%, तो 25% में आप थोड़ा परिश्रम कर लीजिए। तो आप सोचिए आपकी मेहनत कितनी बची, मात्र 25%। बिल्कुल ठीक। इसीलिए अपने एकेडमी का जो स्लोगन वाक्य है कि परिश्रम आपका, मार्गदर्शन हमारा और सफलता सभी की। वाह सर। तो पैटर्न कोई कठिन नहीं है। जी। दूसरी बात, आप अगर थोड़ा सा रिजल्ट उठा के देखें जी, तो प्री का जो कट ऑफ है जी, वो 70% जाता है। जी, प्री एग्जाम का कट ऑफ 70% जाता है। अब आप सोचिए थोड़ा सा कि 70% किसी भी एग्जाम में लाना कोई बड़ा टफ काम है क्या, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। जी, जी, 30 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने के लिए ही है। 30 क्वेश्चन यदि आप गलत भी कर दें तो भी जनरली सिलेक्शन हो जाएगा। जी, ये अभी तक का चल रहा है। अगर पेपर ज़्यादा इजी है तो ऐसी स्थिति में 75% चला जाएगा, 80% तक चला जाएगा, लेकिन फिर भी 20 क्वेश्चन छोड़ना है। 20% का मार्जिन तो है। ठीक है, तो इतना बड़ा मार्जिन है तो टफ कहाँ हुआ। तो लेकिन बात ये है कि आपको पढ़ा हुआ तो होना चाहिए, परिश्रम तो करना पड़ेगा। जी, जी, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन लेके आप काम कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इतना टफ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। क्लियर, मतलब आप सोचें कि 2.5 से 3 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं जी, और 200 से 300 पोस्टें, 400 पोस्टें हर साल निकल रही हैं पीएससी के लिए, और 900 और 1000 पोस्टें निकलती हैं आराम से यूपीएससी के लिए। जी, यूपीएससी में जहाँ पर प्री आपके आराम से क्वालिफाइड होता है 55% पे। जी, 55 क्वेश्चंस अगर आप करके आते हो तो आराम से आपका सिलेक्शन होता है। जी, प्री पीएससी का अगर हम देखें तो 70 क्वेश्चंस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो बहुत इजी काम है। ये देखिए, ये दो जो लोग सुन पा रहे हैं, जो बच्चे थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं या सोचते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ कैसे चढ़ेंगे, ये सर ने एक बिल्कुल अलग ही दृष्टिकोण दिया है। वो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है, जैसी नज़र वैसा नज़ारा। आप कैसे देखते हैं, ये आपने बिल्कुल एक उल्टा स्वरूप उसका दे दिया सर, भय से बिल्कुल अलग होता ही है। अगर आप शुरू से जैसे कहते हैं ना कि जिस कलर का चश्मा पहनेंगे वो कलर दुनिया दिखेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो आप कठिन का कलर पहन लेंगे चश्मा, बिल्कुल, तो निश्चित है पैटर्न कठिन है। यकीनन सर, यही शायद कौटिल्य की सफलता की निशानी है। आप भी कट ऑफ की बात कर रहे थे, मेरे बैक ऑफ माइंड दूसरा एक प्रश्न भी आ रहा है तुरंत इसी से लगा हुआ, कि कौटिल्य सेतु जो है, सेतु से मेरा तात्पर्य है कि छात्र और सफलता के मध्य में जो कौटिल्य सेतु है, पिछले 17 वर्षों से लगातार सफलता का परचम फहराते हुए, अभी लगातार कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं सर कि 50% सफल छात्रों में तो कौटिल्यंस होते हैं। हाँ, तो एक इस प्रतिशत पे भी बताइए सर कि इस प्रतिशत का कारण क्या है कि कौटिल्यंस क्यों 50% या अधिक भी होते हैं कई बार। तो अभी अपनी बात जो पिछली चल रही थी इस पर भी हम आते हैं जी। हम थोड़ा सा, और जो प्री की हमने बात बताई है उससे ज़्यादा इजी मेंस हो जाता है जी। मेंस में 60% पे तो व्यक्ति टॉप कर जाता है। अच्छा सर। अब आप खुद सोचिए 60% पे टॉप कर जाना, जहां आप कॉलेज में आके 85% लेके आ रहे हो और 90% लेके आते हैं, 11-12 में 95%, 98%, 99% लेके आते हैं, यहाँ देखिए आप 60% पे टॉप कर रहे हैं आप। वाह। ठीक, 51% पर आप यूपीएससी टॉपर बन जाते हैं। वाह। तो कहाँ टफ हुआ? रेशो ही बिल्कुल सही बात। तीसरा स्टेप इंटरव्यू। जी। इंटरव्यू में जरूरी नहीं होता है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर दें। आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी गलती को एक्सेप्ट करके सॉरी बोलते हैं, ये भी आपके इंटरव्यू का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। वाह। तो इंटरव्यू से डरना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा अच्छा होता है कि अगर हमें वाकई कोई चीज़ नहीं आती तो ईमानदारी से हमने उस चीज़ को कितने अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया, ये भी आपको नंबर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप देखिए 70% पे जहाँ हमारी प्री निकल रही थी, 60% पे हम टॉप कर रहे हैं, यूपीएससी 51% पे टॉप कर रहे हैं जी। कहाँ टफ है एग्जाम? वाह सर, ये बिल्कुल एक अलग ही दृष्टिकोण है आप। इसके बाद भी जहां हम सोचते हैं, एक बात और बच्चों के मन में रहती है कि शायद इस फील्ड में वही लोग जाते हैं जो इनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, जो 80% लेके आते हैं, 90% लेके आते हैं, ऐसे लोग ही शायद इस फील्ड में आते हैं। IITian बहुत सारे आते हैं, IIT किया है वो आ गए हैं, ऐसे कई ऐसे लोग हैं जी। लेकिन आपको ये भी बताएं हम कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 11-12 तक 3rd डिवीज़न पास हुए हैं।
ग्रेजुएशन बड़ी मुश्किल से पास कर पाए हैं जी। जब उन्होंने पीएससी में या यूपीएससी में अपने आप को देखा तो आप सोच सकते हैं कि वो बच्चे टॉप भी कर गए। 3rd डिवीज़न होने वाला बच्चा, ग्रेड से पास होने वाला बच्चा पीएससी में आके टॉप कर जाता है। सर फॉर्म भरने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आपको 50 या 60% अंक होना चाहिए, बिल्कुल कोई भी भर सकता है। बिल्कुल भर सकते हैं। तो इसीलिए एक मैसेज जो हमारा पालकों के लिए है कि आप किसी भी बच्चे के एकेडमिक क्षेत्र को देखते हुए उसकी दिशा का निर्धारण ना करें। ये बड़ी बात है सर। हाँ, जी। जनरली पेरेंट्स का होता है कि अगर बच्चे ने कह दिया कि पापा मुझे तो पीएससी या यूपीएससी करना है, जी। तो उनका ये होता है कि अरे ग्रेजुएशन तो 3rd डिवीजन से पास है, डिमोटिवेटेड कर हाँ, देते हैं। कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि जिस बच्चे ने 3rd डिवीजन से ग्रेजुएशन पास किया वो पीएससी नहीं कर सकता। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं बच्चों के जिन्होंने ऐसा 3rd डिवीजन पास हुए हैं या परसेंटेज कम है, जी उसके बावजूद भी कलेक्टर बने हैं, जी उसके बावजूद भी डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, एसपी जैसे पदों पर आज बैठे हुए हैं। जी अभी मनोज शर्मा जी जो डीआईजी हैं जी। मुंबई में, अभी कुछ दिन पहले आए थे, उनका 12th फेल जो किताब निकाली बड़ी है। मोटिवेशनल बुक है। हाँ, आप सोच सकते हैं कैसे कि इंग्लिश में उन्हें अच्छे ढंग से पढ़ना नहीं आता था, जी हैं कि टेररिज्म पर अगर निबंध लिखने को आ रहा है तो टूरिस्ट पर निबंध लिख के आ रहे थे वो, जी जी जी। और आज सोचिए डीआईजी बने हैं। उस किताब का लोकार्पण भी अपने परिसर में हुआ था सर। नमः शिवाय अड़जरिया, जी जिनका कहना था कि 10वीं और 12वीं मैंने बड़ी मुश्किल से पास की है, जी ग्रेड से या सप्लीमेंट्री से पास कर रहा हूँ, जी। वो स्टूडेंट पीएससी टॉपर है। वाह। है? तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं, जी उन स्टूडेंटों के बारे में आप सोच सकते हैं कि आप अगर वो लोग हिम्मत बांध सकते हैं इस फील्ड में आके कुछ अच्छा करने की, जी तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। और पेरेंट्स को तो और उनको मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि किस बच्चे का दिमाग कब खुल जाए। शायद आइंस्टीन का दिमाग भी बहुत बाद में खुला था, जी 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 हैं? जी। जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, अगर उनकी कथा सुनेंगे तो शायद हर कथा में यही दिखाई देगा कि वो बचपन से जीनियस नहीं थे। जी। कालिदास जी, जिनके बारे में कहते हैं बड़े मूर्ख थे, उसी डाल को काट हाँ। के जिस पर बैठते थे। तुलसीदास जी जी अपनी पत्नी से प्रेम करके सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए थे, बिल्कुल ठीक। है? तो हर व्यक्ति का जो स्वयं का व्यक्तित्व है, स्वयं का जो दिमाग है, कब किस मोड़ पर खुल जाए, किस मार्गदर्शक के रहते हुए वो आगे बढ़ जाए, जी आप कुछ नहीं कह सकते। तो अपने बच्चों को डिमोटिवेट ना करें। उनके कैरियर को आगे बढ़ाने में अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो एक अच्छे मार्गदर्शक के पास उसको लेके जाएं, एक अच्छे काउंसलर के पास उसको लेके जाएं। आप सिर्फ काउंसलर में उनको मत रखें जो शायद हमारे रिश्तेदारों में ही आते हैं कि मामा का लड़का, फुआ का लड़का, ये है, वो बन गया, ये, इनको मार्गदर्शक के रूप में ना रखें। जी। कई बार तो ऐसा भी हमने सुना है कि कई बार हम एग्जाम्पल देते हैं कि अपने उन रिश्तेदारों का जो बच्चा था लगातार टॉप किया, जी जी जब वो कलेक्टर नहीं बन पाया तो तुम क्या बनोगे, जी जी जी। हैं? तो ऐसे एग्जाम्पल देके हम अपने बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन वही बच्चा अगर इस चीज़ को बांध ले जी तो शायद वो दिखा देता है कि ठीक है वो नहीं कर पाए, लेकिन मैं करके 3rd डिवीज़न पास करके भी सिलेक्शन ले सकता हूँ। ये एक बहुत मोटिवेशनल बात आदरणीय सर के माध्यम से आज आप तक पहुंची है। कौटिल्य एकेडमी अपने 18वें स्थापना दिवस पर 17 जो वर्ष पूरे हुए हैं उसके बाद 18वें स्थापना दिवस पर आप सबके लिए यही शुभ संदेश अपने निदेशक महोदय के माध्यम से प्रस्तुत कर रही है कि आप किसी भी वक्त पे हारे हुए नहीं हैं, बस कौटिल्य परिसर में आ जाइए। मेरा जो दूसरा प्रश्न था उसका भी संदर्भित उत्तर सर आपने इसमें दे ही दिया कि 50% कौटिल्यन से अधिक शायद सफल छात्र इसीलिए होते हैं कि उन्हें मार्गदर्शन इतना सटीक दिया जाता है। बिल्कुल। एक प्रश्न और आता है सर यहाँ पर कि संविधान हो, इतिहास हो, भूगोल हो, किताबें छप जाती हैं, सभी बच्चों को मालूम होता है, सभी अन्य संस्थानों के माध्यम से भी मालूम होता है कि किताबें ये हैं। किताबों में धारा वही वर्णित है, भूगोल वही का वही है, इतिहास वही का वही है जो पढ़ाया जा रहा है। कौटिल्य एकेडमी में सर ऐसा क्या पढ़ा दिया जाता है और हमारे फैकल्टीज़ द्वारा ऐसा क्या प्रशिक्षण दे दिया जाता है कि बच्चे 50% से अधिक सफलता अर्जित कर लेते हैं? एक्चुअल बिल्कुल सही बात की आपने कि हर किताब में वही लिखा हुआ है जी, और जब सिलेबस में भी वही है जी, तो टीचर पढ़ाता भी वही है। बिल्कुल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि
किसी भी टॉपिक को टीचर कितने अच्छे तरीके से पढ़ाता है। बिल्कुल ठीक से। तो पहली बात तो ये है कि अच्छे तरीके से पढ़ाना, तरीके का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बन ठन के आके बोर्ड पर खड़े हो जाते हैं, बच्चों को बिल्कुल बिठा के बेटा ऐसा करना है, ये करना है, ये नहीं। आप उस टॉपिक को कितने अच्छे तरीके से समझा देते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप उस चीज़ को समझ लेते हैं और दिमाग में बात बैठ जाती है तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल ठीक से। और हमारे यहाँ के जो टीचर हैं तो निश्चित, जैसे आपने कहा कि कई लोग पढ़ाते भी हैं, उसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने का एक तरीका जो हमारे यहाँ पर है वो होता है जनरली कि अब एक बात कहें तो हर व्यक्ति को याद करने का, समझने का, जनरल बात कहें तो सुनना, देखना और मनन करना, ये 3 स्टेप होते हैं कि किसी भी चीज़ को सुना, फिर उस चीज़ को हमने देखा और उसको बाद में मनन किया। अगर ये 3 चीज़ें कोई भी करता है तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति या वो स्टूडेंट कभी भी उस चीज़ को नहीं भूलता। तो हमारे यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो सबसे पहले टॉपिक को समझाते हैं जी। पूरा लेक्चर में समझाया जी। समझाने के बाद में उस टॉपिक को लिखवाया जी। क्लियर ना बात? जी। टॉपिक को लिखवाने के बाद में बच्चे से वो पूछते हैं कि अब आपको इस टॉपिक में कोई समस्या तो नहीं है, कोई क्वेश्चन उठ रहा है, क्वेश्चन पूछिए, कोई भी डाउट होता है पूछिए जी। अगर हमने लिख लिया, लिखने के बाद में यहाँ पर जो टीचर का काम होता है वो अब पूछता है जी। तो बच्चे से ये कहा जाता है कि आपने सुना, लिखा, अब आप उसको याद करिए, मनन करिए और उसके बाद हम उसको पूछेंगे जी। तो पूछने के दौरान बच्चा जब याद करता है तो उसको मनन करता है, सोचता है उसके बारे में। तो ये 3 स्टेप पे जब उसकी स्टडी होती है जी। तो बच्चे के मन में जो बात होती है ना, मुझे रटना नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, तो रटने की आवश्यकता ही नहीं एग्जाम के लिए। इसमें सोचने की क्षमता होनी चाहिए, समझने की क्षमता होनी चाहिए और बच्चा सोचता और समझता है तो बहुत अच्छे से काम करता है। और फिर एक सरल तरीका होता है हर टॉपिक को समझाने का। जैसे एक बार सापेक्षता का सिद्धांत आपने सुना होगा, आइंस्टीन साहब का है, कॉलेज में पढ़ाया भी जाता है, सारी चीज़ की जाती है। तो कुछ ग्रुप में बच्चे बैठे हुए थे और उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ा और इस सिद्धांत को पढ़ने के बाद बच्चों ने आपस में बात करना शुरू की कि क्या आपको समझ में आया? एक बच्चा कहता नहीं समझ में आया जी। दूसरे से पूछा, बोला यार मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। उन्हें चलो फिर से टीचर के पास चलते हैं। टीचर के पास पहुंचे, टीचर ने फिर समझाने का प्रयास किया लेकिन बच्चे नहीं समझ पाए। तो अब सबने सोचा कि एक काम करते हैं, जिसने इस सिद्धांत को बनाया उसी के पास चलते हैं। सब पहुंचे आइंस्टीन के पास, आइंस्टीन साहब के पास पहुंचे, उनसे कहा कि आपने जो सिद्धांत बनाया हमें आज तक समझ में नहीं आया, क्या सापेक्षता, क्या सापेक्ष होता है। तो आइंस्टीन साहब ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इजी सिद्धांत है ये। बोले कैसे? बोले आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति के पास बैठे हो, उस प्रिय व्यक्ति से बात करते हो, आपने 1 घंटा बात की और 1 घंटा बात करने के बाद आप सोचोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं तो अभी 5 मिनट से इसके पास बैठा हूँ। आपकी और इच्छा थी बात करने की। आप दूसरे ऐसे व्यक्ति के पास बैठे जिसके पास बैठना पसंद नहीं करते थे जी, उसके पास आप 5 मिनट बैठे तो ऐसा लगेगा कि मैं 1 घंटे से इसके पास बैठा। बिल्कुल ठीक। तो आपका इस व्यक्ति के साथ में इस व्यक्ति को लेकर क्या सापेक्ष था, यही सिद्धांत है, इसके सापेक्ष ही है। वाह वाह। तो यही एक तरीका होता है किसी टफ टॉपिक को सरल बना के समझाने का। बिल्कुल ठीक। और यही एकेडमी के, कौटिल्य एकेडमी के टीचर्स का जो एक मापदंड होता है, हम कह सकते हैं टीचर्स की जो क्वालिटी है वो यही है कि आपको कितना भी टफ सब्जेक्ट हो जी, वो टफ को कैसे इजी बनाना है, ये हमारे यहाँ की विशेषता है। इसलिए कहा भी जाता है कि सब्जेक्ट क्या है ये मैटर नहीं करता जी, पढ़ा कौन रहा है मैटर ये करता है। वाह। तो ये एक बहुत अच्छे सवाल का सर ने बड़े एक अच्छे उदाहरण के साथ जवाब दिया है। और अक्सर सर के वक्तव्यों में, सर के क्लासरूम्स में जो बच्चों में उनकी लोकप्रियता है वो इस कारण भी बहुत अधिक है कि बहुत छोटी छोटी स्टोरीज़ के माध्यम से बहुत बड़े बड़े सवालों का बड़ा आसान सा जवाब सर दे दिया करते हैं। एक बात की तरफ और मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूं कि अगले कुछ ही 1-1.5 हफ्ते के अंदर सर का एक यूट्यूब चैनल भी आ रहा है। सर अग्रिम शुभकामनाएं उसके लिए आपको। स्टोरी टाइम्स या स्टोरी लाइन्स रहेंगी तो जिसमें कुछ बहुत छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज़ आपको मिला करेंगी। तो इंतज़ार करते रहिए आदरणीय आशेंद्र मिश्रा सर का वो यूट्यूब चैनल जो है उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ से आप लगातार मोटिवेटेड होते रहें। सर यहाँ से एक सवाल और आता है मेरे जहन में कि आपने जो टीचर्स की बात बताई,
क्या आपके मार्गदर्शन में FTP यानी फैकल्टी डेवलपमेंट, FDP डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो क्या शिक्षकों के लिए इस प्रकार के कुछ सत्र आयोजित किए जाते हैं अपने? बिल्कुल। एक्चुअल हर किसी चीज़ का एक पैटर्न होता है जी। नो डाउट टीचर के पास ज्ञान बहुत है जी। टीचर, क्योंकि हमारे यहाँ पर वही रखे जाते हैं जनरली जो उस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके होते हैं। जी। या ये कहें कि क्लियर को अब आप कहेंगे सर यानी जो डिप्टी कलेक्टर बना है वही PSC पढ़ा सकता है क्या? तो हम ये नहीं कहते कि बन चुका है, लेकिन हाँ वो इंटरव्यू दिया हुआ है। जी। किसी कारणवश वो अगर सफल नहीं हो पाया है तो थोड़ा सा कोई रहा होगा रीजन, जी। लेकिन अगर उसने साक्षात्कार दिया हुआ है तो ही हमारे यहाँ पर जी। वो पढ़ा सकता है। तो एक हमने मापदंड रखा हुआ है इस चीज़ का। तो इसका मतलब ये है कि नॉलेज तो है उनको, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस नॉलेज को बच्चों के बीच में कैसे डिलीवर करना है वो कौटिल्य एकेडमी का एक पैटर्न है। जी। तो हर टीचर को एक प्रशिक्षण के रूप में जी। वो उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। हम लोग भी उनको समझाते हैं, हम लोग भी बताते हैं कि हम अपने यहाँ का पैटर्न क्या है, अपने यहाँ के नोट्स क्या है, अपने कैसे पढ़ाने का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको जानकारी दी जाती है। जी। इसके साथ ही टीचर्स की खुद की जो क्वालिटीज़ होती हैं, तो टीचर उन क्वालिटी के साथ में यहाँ पर बच्चों को वो पूरा मार्गदर्शन देता है, जिस मार्गदर्शन के रहते हुए बच्चा उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जी। तो पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अपने यहाँ पर एक चलाया जाता है। तो लगातार फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कौटिल्य एकेडमी परिसर में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी निदेशक श्रृंखला द्वारा लगातार आयोजित किए जाते हैं और इस प्रकार से कौटिल्य एकेडमी कार्य करती है अपने बच्चों की सफलता के प्रति। सर, कोरोना का ये जो कालखंड आया है, ये एक बड़ा विचित्र सा, अनदेखा, अनसोचा, अनजाना सा, इस दौरान शैक्षणिक सत्र प्रभावित हुए हैं। तो कौटिल्य एकेडमी परिसर से ऑनलाइन की जो एजुकेशन दी जा रही है ऑनलाइन माध्यमों से, उसका पैटर्न क्या है और वो वहाँ पर हम लोग कैसे, या उसके प्रति कितना गंभीर छात्र को रहना चाहिए? सर देखिए, कहते हैं कि जिस जगह का कहते हैं पानी रुक जाए जी, वहाँ पर सड़न आ जाती है। जी। जैसे तालाब में अगर पानी बहुत लंबे समय तक भरा रहे तो वो उपयोग करने योग्य नहीं रहता। जी। नदी का पानी हमेशा चलता रहता है। जी। इसीलिए नदी हमेशा स्वच्छ होती है और नदी का पानी हमेशा उपयोग करने लायक होता है। यही स्टूडेंटों को बोलेंगे हम कि आप अपने अध्ययन को रोकिए मत। अध्ययन निश्चित आज हमारे लिए समस्या है थोड़ा सा कि आज हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं। कोरोना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम अपनी सावधानी से काम करें, जी, हम अपना ख्याल रखें, तो ऐसी स्थिति में कोई भय बीमारी तो है नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जितने बीमार होते हैं उससे ज़्यादा कहीं अब ठीक भी हो रहे हैं। जी। शायद 60-70% के आसपास ऐसा चल रहा है ठीक होने वालों का। तो इतना बड़ा डरने की बात भी नहीं, लेकिन फिर भी चूँकि हम जिस समाज में रहते हैं तो हमारा भी एक दायित्व होता है कि हम अपनी सुरक्षा भी करें और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी सुरक्षित वातावरण दें। बिल्कुल ठीक। लेकिन इस बीच में अध्ययन को कम नहीं करना है, क्योंकि आज हमने यदि रोक दिया जी, तो आपके दिमाग में 10 प्रकार के और उल्टे सीधे विचार आएंगे। जी। और उल्टे सीधे यदि विचार आए तो हो सकता है आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। जी। तो लक्ष्य से ना भटकें, इसलिए लगातार आप अपने टीचर के साथ रूबरू रहिए। यहाँ पर रूबरू होने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे हम आपके साथ में स्थापना दिवस मना रहे हैं ऑनलाइन, ये भी एक एंजॉय कर रहे हैं, ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। जी। तो उसी प्रकार से आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, वो भी एक नया एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है कि हमें अगर ऑनलाइन में हम टीचर से क्वेश्चन उस रूप में नहीं पूछ पा रहे तो हम किस रूप में पूछें। आपको मैसेज में जाके, चैट बॉक्स में जाके टाइप करना है क्वेश्चन, उसके आंसर लेना है आपको। तो कम शब्दों में ज़्यादा अच्छी बात कैसे कहें, क्योंकि आप जब आमने सामने होते हैं तो हम शब्दों का ध्यान नहीं रखते, हम कितने बड़े शब्दों में पूछ लें। लेकिन वहाँ पर आपको चैट में यदि जाना है तो गागर में सागर भरना है। बिल्कुल। ये आपकी लेखन शैली को भी डेवलप करता है कि अच्छे शब्दों को चूज कैसे करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये भी एक नया तरीका है सोच का। तो अगर आप किसी भी पैटर्न को यदि एक्सेप्ट करते हैं तो नो डाउट आपके व्यक्तित्व के विकास में, आपके अध्ययन के लेकर हर चीज़ में आपको पॉजिटिविटी ही दिखेगी। बिल्कुल ठीक। तो ऑनलाइन क्लासेस आपको बेनिफिट भी देंगी। यहाँ पर सुनना, आपको सुनने के साथ में उसको मनन करना और अपने याददाश्त को कैसे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगी। तो इसलिए अध्ययन को रोकना नहीं है,
जब हम ऑफलाइन में आएंगे हम उसी परंपरा में वापस आ जाएंगे। लेकिन जिस रूप में ऑनलाइन के माध्यम से क्लासेस मिल रही हैं, उन क्लासों को ध्यान से आप देखें, उनको पढ़ें और उनके साथ में आप अपने कुछ अच्छे नोट्स भी बनाते जाएं। अगर किसी के पास मटेरियल नहीं है, उनका इंदौर में रखा है, तो चूंकि अपने साधन के से आ सकते हैं वो और अपना मटेरियल लेके घर वापस जा सकते हैं जी। तो आप उस मटेरियल का उपयोग करते हुए अपने अभी से नोट्स बनाना शुरू करो। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, आप अपने टीचर से बराबर हेल्प लें। कोई भी टीचर्स आपके हेल्प के लिए कभी भी मना नहीं करेगा, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये एक बहुत अच्छी बात सर ने कही है कि ऑनलाइन क्लासेस के, हाँ थोड़ा सा कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ कौटिल्य परिवार में नहीं, बहुत सारे स्थानों पर स्कूलों में भी देखने में आता है। कभी कभी इंटरनेट आपका जवाब दे जाता है, कभी कभी लाइट जाने के कारण क्लासेस डिस्टर्ब हो जाती हैं, कुछ इंटरनेट के व्यवधान आते हैं, तो वो एक सामान्य बात है, उससे आप घबराएं नहीं। थोड़ी कुछ क्षणों में समस्याएं दूर हो जाती हैं और क्लासेस वापस सुचारू हो जाती हैं। तो ये आपसे ज़रूर निवेदन है कि कुछ इंटरनेट ऑपरेशंस कभी कभी डिस्टर्ब होते हैं, तो उसमें घबराएं नहीं, क्लासेस वापस कंटिन्यू की जाएंगी, आपको आपका सब कुछ वैसा ही पढ़ाया जाएगा जैसा सर ने बताया है। सर जाते जाते सभी सवालों के बहुत सारगर्भित और सटीक जवाब दिए छात्रों के लिए। चलते चलते सर, आज स्थापना दिवस का ये बहुत महत्वपूर्ण चौथा दिवस और आपकी उपस्थिति से और बड़ा दिन हो गया है, तो एक टिपिकल सिग्नेचर स्टाइल है आपका जिसके छात्र दीवाने हैं, द मोटिवेशनल थॉट्स बाय मिश्रा सर। तो जाते जाते क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे सभी छात्रों को आने वाले सत्र के लिए? वैसे कोरोना ने जी कहीं ना कहीं हर बच्चे को कुछ ना कुछ सीख भी दी है जी, लेकिन कुछ डिप्रेशन में भी आए हैं कि अब क्या होगा। लेकिन डिप्रेशन की जगह अब ठीक है, समय और परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो ख़राब भी होती हैं और समय परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो आपकी सफलता को लेकर भी आती हैं। बिल्कुल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आत्मविश्वास। जी, आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी निशानी होती है। किसी भी काम को आप जब आत्मविश्वास के साथ करते हैं, एंजॉय के साथ करते हैं, तो वो नो डाउट आपकी सफलता का सबसे बड़ा आधार होते हैं। जैसे एक बार देखा कि एक गधा था और एक चींटी। गधा भी बोझ लेके चला जा रहा था और उसके बगल से एक चींटी भी शक्कर की एक डली को लेकर चली जा रही थी। उसी टाइम पीरियड में एक ऋषि का वहाँ से निकलना हुआ जी। जब ऋषि का वहाँ से निकलना हुआ तो उस ऋषि ने गधे को भी देखा और उस चींटी को भी देखा जी। चींटी को जैसे ही देखा तो चींटी को देखकर उन्होंने प्रणाम किया जी। और प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि ये सच्ची कर्म योगी है जी। गधे को अच्छा नहीं लगा। गधा बोला कि ऋषि महाराज आप एक बात बताइए, इस चींटी से कहीं ज़्यादा बोझ तो मैं लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक, और आप उस चींटी को कर्मयोगी कह रहे हैं। जी। कर्मयोगी तो मुझे होना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इसलिए कर्मयोगी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि तुम अपना कर्म बोझ समझ के कर रहे हो। जी। आप सोचो कि वो चींटी अपने वजन से कहीं ज़्यादा उस को कह सकते हैं कि शक्कर की डली को लेके चल रही है जी। और बड़ा एंजॉय कर रही है उसको जी। ले जाते हुए। वो गिरती है, फिर उठाती है, फिर आगे बढ़ती है और फिर उसको लेकर आगे चलती रहती है। तो ये उसको एंजॉय भी कर रही है। तो वो अपने कर्म को कर रही है और एंजॉय के साथ। आप उस वजन को लेके जा रहे हो जी। लेकिन आपके चेहरे पर सिकन है जी। आप परेशान हो जी। कि मैं उस वजन को लेकर क्यों चल रहा हूँ, जी। मेरे ऊपर इतना वजन रख दिया गया है। जी। तो जो व्यक्ति अपने कर्म को इस रूप में देखे, परेशानी के रूप में देखे और उसको देख के उसके चेहरे पर सिकन आए, जी। वो सच्चा कर्मयोगी कभी नहीं हो सकता। जी। सच्चा कर्मयोगी वो है जो अपने कर्म को खुश रहकर करे, जी। वो सच्चा कर्मयोगी होता है। जी। जी। तो जो आप करना चाहते हो वो सच्चे मन से खुश होकर और ये सोच कर करें कि आपका कर्म समाज के लिए है। वाह। आप खुद के लिए ना होकर आप अपने देश के लिए जीना चाहते हो। बेहतर। और जिस दिन आपके मन में थॉट प्रोसेस आएगा कि आपसे पहले आपका देश है, आपका समाज है, आपका परिवार है, निश्चित है आपकी ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। यही आपका आत्मविश्वास आपकी सफलता की सबसे बड़ी निशानी होगी। आप अपने कर्म को आप सिर्फ इस रूप में ना देखें कि मुझे करना पड़ रहा है, और आप इस रूप में देखें
कि मेरा ये कर्तव्य है, जी, तो निश्चित है आपकी सफलता सबसे पहले आपके पास होगी। तो सभी लोगों को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और कौटिल्य एकेडमी हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ खड़ी है। जहां भी आप गिरेंगे, एक टीचर के रूप में आपके साथ में आपको कौटिल्य एकेडमी खड़ी मिलेगी। कौटिल्य एकेडमी का एक भरोसा हमेशा है कि वो अपने स्टूडेंटों को चलाने में भरोसा रखते हैं, ना कि उनकी बैसाखी बनने में भरोसा रखते हैं। इसीलिए जब भी आपको टीचर डांटे, जब भी आपको टीचर खड़े होने के लिए हौसला दे, आप ये समझ लीजिए कि आपके वो सच्चे पथ प्रदर्शक हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आपको खड़ा करने के लिए आपका हाथ पकड़ ले, समझ लो आपकी बैसाखी बना रहे हैं। और बैसाखी बहुत लंबे समय तक आपको नहीं ले जा सकती, लेकिन जो आपको खड़े होने के लिए मोटिवेट कर दे हाथ पकड़ने के स्थान पर, वो सच्चे आपके मार्गदर्शक होंगे। और यही कौटिल्य एकेडमी की पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज चौथे दिन कौटिल्य महोत्सव के हमारे साथ स्टूडियो में रहे आदरणीय आशीन्द्र मिश्रा सर। लगातार हमारी निदेशक परंपरा इस पूरे महोत्सव सत्र के दौरान 7 दिनों के दौरान आपसे इसी प्रकार रूबरू होती रहेंगी और आपको मोटिवेटेड हम बनाए रखेंगे। तो ज़िंदगी में बने रहिए। एक बात और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि लगातार एकेडमी के पेजेस पर शंखनाद के नाम से कुछ कॉम्पिटिशन्स, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स आपके लिए जारी हैं, तो उन पर ध्यान रखिए। अपनी अपनी प्रविष्टियाँ भेजते रहिए, जिनके कुछ पुरस्कारों की घोषणा हम अंतिम दिवस यानी 7 तारीख को करेंगे, जहाँ से हमारे क्लासेस के शुभारंभ का शंखनाद भी किया जाएगा। तो बने रहिए कौटिल्य एकेडमी के साथ। लगातार ऑनलाइन बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आदरणीय मिश्रा सर, आपका बहुत धन्यवाद। और 18वें वर्ष में प्रवेश करने के लिए एक बार पुनः शुभकामनाएं सर। धन्यवाद विनीत, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।